हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्पेशल सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड फॉर मॉड्यूल ए, बी एंड सी। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद मॉड्यूल डी। करेक्ट, आज से हम शुरू कर रहे हैं मॉड्यूल डी एंड दिस इज क्लास 1। मॉड्यूल डी किससे डील करता है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ एंड फिर हम क्वेश्चंस के लिए बढ़ेंगे आगे। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट, जल्दी से आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। नाउ अगर मैं मॉड्यूल डी की बात करूं तो यहां पर आप देखोगे टैक्सेशन, ठीक है, यानी यहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे, दैट विल बी डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक पार्ट ये होगा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये रिलेटेड होगा। दूसरा पार्ट मॉड्यूल का जो है मॉड्यूल डी का, दैट इज रिलेटेड टू योर कॉस्टिंग। ठीक है, जहां पर हम कॉस्टिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, पॉलिसीज पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड्स देखेंगे, किस तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। तो जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गई, ये सब हम सीखने वाले हैं। जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सब सीखेंगे। साथ ही में कॉस्टिंग कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज कॉस्ट रिडक्शन भी एक तो कॉस्ट असर्टेनमेंट हो गया, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन। तो कौन से ऐसे मेथड्स फॉलो किए जाते हैं जिससे हम कॉस्ट रिडक्शन कर पाते हैं, कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, वो भी मॉड्यूल डी के अंदर कवर्ड है। सो मॉड्यूल डी डील्स विद योर टू एस्पेक्ट, दैट इज टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग। सो इट डील्स विद टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग, ये दो चीजें इसके अंदर कवर होती है। ठीक है, अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे पहले अगर आपने मॉड्यूल ए, बी, सी की क्लासेस नहीं देखी है तो आपको उसके लिए क्या करना है, ऑफिसर अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है और वहां पर आपको AFM के साथ साथ PPB, RBWM और INIFS सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप चेक कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 says which among the following statement is are correct with respect to TDS? Any company or person making payment is required to deduct TDS, that is tax deducted at source, at the rate prescribed by the department if the payment exceeds certain threshold limit. Number 2, the provision of TDS apply to several payments like salary, interest, commission, brokerage, dividend payments, professional fees, royalty, etc. Then the person or company that deducts the TDS is called deductor and the company or person receiving the payment is called as deductee. Then it is the deductor's responsibility to deduct TDS before making the payment and deposit the same with the government. TDS is required to be deducted irrespective of the mode of payment of cash, check or credit and is linked to the TAN of deductor and PAN of deductee. आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। So first option is second, third, fourth and fifth. B option is first, second, third, fifth. Option number C is only fourth option is correct. D is all are correct. क्या होगा राइट आंसर? नाउ TDS एक्चुअली होता क्या है? TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये रिलेटेड किससे होता है? सी जब भी ये एक प्रॉब्लम आता था हमारी इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन के एरिया में कि जिसको इनकम मिल रही है ना, वो मल्टीपल लोग हैं, उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप किसी के ऊपर पेनल्टी तो तब लगाओगे ना या आइडेंटिफाई तो तब करोगे ना किसने टैक्स कम भरा या नहीं भरा, जब वो कोई अपनी इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई करे।
इसके लिए इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारी टैक्सेशन एक्ट में डिडक्टी की जगह डिडक्टर को टैक्सेबल बनाया जाता है, यानी मेरी सैलरी पर या मेरी इनकम पर टैक्स डिडक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे एम्प्लॉयर के ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर है. सो नाउ व्हेन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरा डिडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ माय एम्प्लॉयर, उनके ऊपर एक्शन होगा तो वो क्या करेंगे, ही विल बी वेरी पर्टिकुलर, द ऑर्गेनाइजेशन विल बी वेरी पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ टैक्स इन एडवांस. करेक्ट. तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव था गवर्नमेंट का, जहां पे उन्होंने डिडक्टी की जगह डिडक्टर के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी को डाल दिया, एंड हेंस हमारा जो टैक्सेशन था वो काफी हद तक स्ट्रीमलाइन हो पाया. ठीक है. सो TDS इज बेसिकली डिडक्शन ऑफ टैक्सेस इन एडवांस. करेक्ट. एडवांस यानी कि आपकी ड्यू डेट तो 31 मार्च तक है, बट एक जनरल तरीके से आपका टैक्स पहले ही डिडक्ट हो जाता है, प्रोवाइडेडली आप एक लिमिट को क्रॉस कर रहे हो. ठीक है. जो पर्सन डिडक्ट करता है, वो पर्सन हो या कंपनी हो, दे विल बी कॉल्ड एज डिडक्टर. जिसकी इनकम में से डिडक्ट हो रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डिडक्टी. ठीक है. तो अगर आप ये सारे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑल द अबव आर करेक्ट, है ना, सारे ही सही है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन, question number 2, from the following information you are required to calculate contribution per unit. आपको क्या निकालना है, contribution per unit निकालना है. टोटल फिक्स कॉस्ट दी है, सेल्स प्राइस पर बल्क दिया है, कॉस्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है. आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये क्वेश्चन आपका मई 2023 में पूछा गया था मार्जिनल कॉस्टिंग से. नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है. मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉस्ट. यहां पे सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होती है, आपकी कॉस्ट, विच इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. सो इट इज ऑल अबाउट दी कॉस्ट. ठीक है. नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर हमें या जनरली हमें अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो, कंट्रीब्यूशन बेसिकली आप ऐसे समझ लो बचत है जिससे आप अपनी फिक्स कॉस्ट निकालते हो. ये सेविंग है जिसमें से हम किसको माइनस करते हैं, अपनी फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट लाने के लिए. तो कंट्रीब्यूशन हमारी क्या है, सेविंग्स है. कंपनी कितनी बचत कर रही है, राइट, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन. तो आप इसको हमेशा कैसे समझेंगे, ये बचत है. बचत कैसे निकालेंगे, सेल्स आप कितने की कर रहे हो, 60 रुपए की, उस पर कॉस्ट कितनी खर्च कर रहे हो, 40 रुपए की, यानी कितने रुपए बच रहे हैं, 20 रुपए बच रहे हैं. करेक्ट. तो दैट इज योर कंट्रीब्यूशन. फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अब ये बचत का मतलब क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल, एक होती है फिक्स. वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जितनी ज्यादा यूनिट बनेंगी उतना ज्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर में वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, प्लास्टिक. जितने ज्यादा मार्कर बनेंगे उतनी ज्यादा प्लास्टिक लगेगी. तो दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज, जो चेंज होती रहती है, किससे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है. ठीक है. फिर दूसरी आती है फिक्स कॉस्ट, जहां पे कोई चेंज नहीं होता विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अब इसको मैं बना रही हूँ एक स्पेस में, एक मशीन में, एक फैक्ट्री में, जिसका रेंट है 10,000 रुपए. अब मैं इसकी 10,000 यूनिट बनाऊं, मैं इसकी 1,000 यूनिट बनाऊं, मैं इसकी 20,000 यूनिट बनाऊं, मुझे 10,000 का रेंट देना ही है हर महीने. दैट इज फिक्स कॉस्ट. तो हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें निकालना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. तो हम हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं या नहीं, हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, वो कैसे निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन के थ्रू. तो सबसे पहले हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन, जो कि बताता है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा, जिससे हम हमारी फिक्स कॉस्ट को माइनस करें और ये देखें कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस. ठीक है. सो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. नेक्स्ट, कैलकुलेट द बीईपी इन यूनिट्स. बीईपी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड क्वेश्चन है. ब्रेक इवन पॉइंट, आपको क्या निकालना है, बीईपी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इवनली ब्रेक कर रही है. अगर इसके इधर जाएगी तो लॉस है, इसके आगे जाएगी तो प्रॉफिट है.
तो ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हम इवनली ब्रेक कर रहे हैं इस पॉइंट को। आगे अगर जाती है तो प्रॉफिट है, पीछे अगर जाती है तो लॉस है। अब ब्रेक इवन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? आप सोचो, आपको क्या निकालना है, कैसे आएगा आपका ब्रेक इवन? आपने जो कंट्रीब्यूशन निकाला उसको क्या कवर कर लेना चाहिए? एटलीस्ट फिक्स कॉस्ट, है ना। ब्रेक इवन कब आएगा? जब हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर हो, ठीक है। हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था, यानी अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो मैं निकाल लूंगी उतनी यूनिट्स जो मुझे बनानी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू रिकवर द अमाउंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा था? 20, यानी मुझे 10,000 यूनिट बनानी होंगी। अब इसको आप ऐसे देखो, अगर मैं 10,000 यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे कितने रुपए आएंगे? 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आ गया। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। तो ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना मुझे लॉस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हम ऐसे पॉइंट पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गए हैं जहां पे हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, लेकिन अगर एक कम यूनिट हुई तो लॉस हो जाएगा, एक ज्यादा यूनिट हुई तो प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन का बीईपी पॉइंट कितना है? 10,000 यूनिट। 10,000 की सेल नहीं, 10,000 यूनिट बेचने पर ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे पहुंच जाएगी जहां उन्हें प्रॉफिट और लॉस की चिंता नहीं होगी, बिकॉज ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द बीईपी इन सेल। आपको अब ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालना है वो अमाउंट में निकालना है। अभी आपने यूनिट्स में निकाला था, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है अमाउंट में, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होगा? सेम फॉर्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। जो आपका सेलिंग प्राइस है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये अभी हमने कितना निकाला था? 10,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है? 60। तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 लाख। यानी हमें कितने की सेल करनी होगी? 6 लाख की सेल करनी होगी बीईपी पे पहुंचने के लिए। अब इसको एक बार क्रॉस चेक करके भी देख लेते हैं। 10,000 यूनिट है, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करा, 6 लाख आ गया, करेक्ट। ये मेरी सेल्स हो गई। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 40 इंटू 10,000, 4 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? बिकॉज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या था? कंट्रीब्यूशन 2 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी है? माइनस फिक्स कॉस्ट 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया? निल, ठीक है। देन कैलकुलेट पीवी रेशो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशो। पीवी रेशो का मतलब क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब प्रॉफिट का मतलब यहां पे क्या होता है? बचत, यानी सेविंग्स। और सेविंग्स हम किसे बोलते थे? कंट्रीब्यूशन को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था? 20 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है? 60 इंटू 100। कितना आ रहा है पीवी रेशो? जल्दी से कैलकुलेट करें। (33.33%) पीवी रेशो आ रहा है हमारा 33.33%। यानी यहां पे हमारे मेन फॉर्मूलेज क्या क्या हो गए? अगर आप कॉपी और पेन रख के बैठे हैं तो फटाफट लिखते जाइए। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। बीपी इन यूनिट्स कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहीं पे अगर बीईपी अमाउंट में आ जाए, यानी रुपीज में आ जाए, तो सेम फॉर्मूले में आप क्या करोगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। एंड पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये सारे फॉर्मूलाज काफी 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 इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इन्हें एक बार लिख जरूर लें, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड हो चुकी हूं।
ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। In absorption costing, only the variable costs are taken as the cost of unit of the product. Only the fixed costs are taken as the cost of a unit of the product. Only the variable cost and the variable overhead costs are taken as the cost of unit of the product. Both the variable cost and the proportionate fixed costs are taken as the cost of a unit of the product. Absorption costing से related इनमें से कौन सी statement correct है? अगर आप इन questions को save करना चाहते हैं तो like button पे जरूर click कर दीजिएगा so that these questions stay with you, they remain with you. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो जरूर लाइक बटन पे क्लिक करके इन क्वेश्चंस को सेव कर लीजिएगा। नाउ अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में बात करूं तो ये एक तरीके की कॉस्टिंग मेथड है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ मेथड। अभी क्या होता है, जितने भी आप सारे और भी मेथड्स पढ़ोगे वहां पर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है उसको डिफरेंटली रखा जाता है। फिक्स कॉस्ट को प्रोपोर्शन में नहीं बांटा जाता यानी उसको डिवाइड नहीं किया जाता नंबर ऑफ यूनिट से, कभी भी नहीं डिवाइड किया जाता। बस सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जहां पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट को हम प्रोपोर्शनेट करते हैं। ठीक है, किस रिस्पेक्ट में? यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे। यानी यहां पे फिक्स कॉस्ट को एज अ टोटल अमाउंट नहीं लिया जाता, रादर इसका भी पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और सारे डिफरेंट मेथड्स में सिर्फ और डिफरेंस यही है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को भी हम पर यूनिट बेसिस पे लेते हैं। वेरिएबल को तो पर यूनिट पे लेते ही लेते हैं, बट इसको भी हम लोग किस बेसिस पे लेते हैं? पर यूनिट बेसिस पे लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बोथ द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट आर अ पोर्शन और एंड द प्रोपोर्शनेट फिक्स कॉस्ट आर टेकन एज द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि हम चाहे फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम दोनों को पर यूनिट के बेसिस पे कंसिडर करते हैं। किसी और मेथड में फिक्स कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं होता। दैट इज व्हाई क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे आता है। ठीक है, next one dashes the gap between the estimated or budgeted level of operations and the break even level that indicates the cushion available to the business for sustaining its operation in times of adversity. Contribution margin of safety, PV ratio, BEP. दिए गए ऑप्शन में से क्या रिप्रेजेंट करता है गैप यानी डिफरेंस बिटवीन योर बजटेड सेल एंड एक्चुअल सेल? एक्चुअल सेल और बजटेड सेल के बीच में इनमें से कौन सा डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है? दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो गैप है जो हमें बताता है कि हम कितना सेफ है। राइट, हमारी जो बजटेड सेल थी और हमारी जो एक्चुअल सेल हुई है उसमें कितना गैप है, और वही हमारी सेफ्टी है। जितना एक्चुअल सेल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बजटेड सेल तो हमें तो बेहतर ही रहेगा ना, वी विल ऑलवेज बी सेफ। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि वो क्या दिखाता है कि हमारी जो बजटेड सेल थी या फिर बीईपी था, हम उससे अगर ऊपर ही जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, then which among the following does not match the concept of marginal costing? It is the cost of producing one additional unit of product or service. It is one of the costing technique used by accountant to aid management decisions. In this technique of costing, only variable costs are charged to operation, process or product, leaving all indirect costs to be written off against profit. Sales occupies a very important role in marginal costing. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैच नहीं करती। Now marginal costing is basically a method of costing जहां पे हम वन एडिशनल यूनिट का प्राइस निकाल लेते हैं कि भाई एक अगर यूनिट एडिशनल बना रहे हैं तो उससे हमारे प्रॉफिट या लॉस पर क्या इंपैक्ट या प्रभाव पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग उस एरिया में यूज की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट अगर आप लास्ट वाला देखो, ये सारे पॉइंट गलत है, सारे पॉइंट सही है, ये डिसीजन मेकिंग में भी काम करती है। यहाँ पर हम वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चार्ज, लेकिन यहाँ दिया है सेल्स ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेल नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो चीज इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है वो है कॉस्ट, और हमारी दो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट।
सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जहां पे कॉस्ट के ऊपर काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि सेल्स के ऊपर, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, यहाँ पे सेल्स वर्ड गलत है, द वर्ड शुड बी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट एंड योर वेरिएबल कॉस्ट। Then all firms and LLP are currently taxed at a rate of 20%, 25%, 30%, 26.55%। जितनी भी फर्म्स और LLP है, ठीक है, फर्म्स का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म। LLP का मतलब क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। फर्म्स का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म्स, जहां पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। LLP इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ये किस रेट पे टैक्स किए जाते हैं? सो दे आर टैक्स एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%। देन मैच द फॉलोइंग कॉलम विद कॉलम 1 विद आइटम इन कॉलम नंबर 2। ये डिडक्शंस दी हैं, आपको मैच करनी है। सेक्शन 80D deduction in case of person with disability, 80G is deduction in respect of donation, 80U deduction in respect of interest on loan for higher education, 80E deduction in respect of health insurance premium. Now अगर हम 80D के बारे में बात करें, 80D किससे रिलेटेड है? अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था 2023 में, ठीक है, मई 2023 का क्वेश्चन है। 80D रिलेटेड है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से, ठीक है। देन 80E, E है ना, E इज रिलेटेड विद एजुकेशन। अब हमारे दो ऑप्शन तो आ गए, A का फोर्थ है, तो A का फोर्थ हो गया और D का थर्ड है, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन डी आ गया। बट एक बार समझ लेते हैं। नाउ बी दिया है 80G। 80G किससे रिलेटेड होता है? G इज फॉर डोनेशन, यानी आप ग्रांट दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, पैसा सहायता कर रहे हो, उससे रिलेटेड है। एंड 80U किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद योर इट इज रिलेटेड विद द पर्सन हु हैज डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे छूट मिलती है, डिडक्शन आपको दी जाती है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल डी के क्वेश्चंस को। दिस इज क्लास नंबर 2, यानी कल एक और क्लास हो चुकी है जहां पे हमने मॉड्यूल डी के 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। दिस इज क्लास नंबर 2, बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी से आप एक बार सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ एक बार इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। साथ ही में अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मेरा नाम प्रियांशु है, मैं आपकी AFM की मेंटोर हूँ और मैं आपको यहाँ पर 6:30 बजे से क्वेश्चंस कवर करवाती हूँ AFM के। ये क्वेश्चंस उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अपीयर कर रहे हैं मई 2024 का एग्जाम, ठीक है। एक बार मुझे बताते जाइए, इन क्वेश्चंस को अगर आपको सेव करना है तो सिंपल तरीका ये है कि आप लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये क्वेश्चंस आपके साथ ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी, जहाँ पे हमने विच वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ मॉड्यूल डी, कि यहाँ पे कौन से टॉपिक आते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के टॉपिक आते हैं, दैट इज टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। सो मॉड्यूल डी इज ऑल अबाउट योर टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल है, टैक्सेशन में आपको थ्योरी मिलेगी। टैक्सेशन में आप डायरेक्ट टैक्स और GST दोनों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स? इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। दोज हु आर अर्निंग हायर इनकम हैव टू पे मोर टैक्सेस। It is based on the ability to pay taxes. It is based on the ability to pay taxes as a way to redistribute the wealth of nation. Income tax is a direct tax and regressive in nature. Tax keeps a track of financial transaction and tax payment status of person and entity. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू, वेरी गुड इवनिंग छवि मैम, इनकम टैक्स। Now income tax is related to your direct tax, ठीक है, this is related to your direct tax
ठीक है, नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, डेफिनेटली इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, यानी जो कमा रहा है वो टैक्स देगा, जो नहीं कमा रहा वो टैक्स नहीं देगा। तो पहला करेक्ट स्टेटमेंट है, जिनकी इनकम हायर है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यस दैट इज व्हाई इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड नॉट रिग्रेसिव इन नेचर। इट इज अ वे टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ ऑफ नेशन, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, टैक्स एक मैकेनिज्म है जिसको यूज करके हम हमारी वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग पीपल, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो सॉरी, इट इज नॉट रिग्रेसिव इन नेचर, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, तो ये नेचर जो है इसका प्रोग्रेसिव है, यानी फोर्थ स्टेटमेंट तो हमारी गलत है ही। तो जहां पर भी फोर्थ आ रहा है वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, देन 5 स्टेटमेंट्स है। टैक्सेस कीप्स अ ट्रैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड टैक्स पेमेंट स्टेटस ऑफ पर्सन एंड एंटिटी विच इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट, वेयर बाय फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जो कि बोल रहा है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, भले आप इनकम कमा रहे हो या नहीं, आपको टैक्स फिर भी पे करना पड़ेगा, दैट इज रिग्रेसिव, यानी टैक्स आपकी इनकम स्टेटस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर एक छोटा बच्चा भी प्रोडक्ट खरीदता है तो वो भी टैक्स का पार्ट हो जाता है, इररिस्पेक्टिव कि उसकी तो एज ही नहीं हुई है कमाने की या पैसे समझने की, बट स्टिल ही वुड बी द पार्ट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। वहीं पर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये हमारी एबिलिटी टू पे डिपेंडेंट है या एबिलिटी टू अर्न पे डिपेंडेंट है। आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स आपको लगेगा, वहीं पर अगर आपकी इनकम लो या जीरो है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कॉल्ड एज रिग्रेसिव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The new tax regime has been introduced in the Income Tax Act 1961 through a new section that is dash, wherein an individual gets an option to choose between the existing tax rate and the new concessional tax rate। यानी हमारी इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी, चेंज करा गया था और ऑप्शन दिया गया है हमारे टैक्स होल्डर को कि भाई आप बता दो आप इनमें से किस वाले सिस्टम में रजिस्टर होना चाहते हो, नए वाले में या पुराने वाले में। ठीक है, ये जो न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस करा गया था इनकम टैक्स में, वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत करा गया था, वेदर इट वाज सेक्शन 115 BAC, वेदर इट वाज AB, वेदर इट इज A। क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 115 BAC was launched for it was introduced for individuals, जहाँ पे इंडिविजुअल्स के पास चॉइस थी कि वो ये डिसीजन मेकिंग कर पाए कि वो नए कंसेशनल टैक्स रेट पे अपनी इनकम दिखाना चाहेंगे या फिर एग्जिस्टिंग टैक्स रेट में देना चाहेंगे। सिमिलरली कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज के लिए सेक्शन 115 BA आया था, AA आया था, जो कि कॉर्पोरेट्स के लिए है। तो 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस करे गए थे अमेंडमेंट करके इनकम टैक्स एक्ट में, एक था सेक्शन 115 BAC जो कि इंडिविजुअल्स के लिए था, एंड 115 BAA जो कि था फॉर द कॉर्पोरेट्स, इनसे उनका टैक्स रेट, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है उनका रिड्यूस होके 22% हो रहा था। तो ये जो 2 सिस्टम है, ठीक है, 2 सेक्शन है जो इंट्रोड्यूस करे गए थे, वन इज 115 BAC विच इज फॉर इंडिविजुअल्स, यू एंड मी, एंड 115 BAA दैट इज फॉर कॉर्पोरेट्स, कंपनीज के लिए है। ठीक है, देन तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, द बजट इन विच ईच ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट needs fresh ration for inclusion in that year budget is known as flexible budget, performance budget, zero based budget, none of the above। Now हमारे अलग अलग टाइप के बजट्स होते हैं। ठीक है, एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है फ्लेक्सिबल बजट, आपको दिया है परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट। विच बजट वी आर टॉकिंग ओवर हियर? ना अगर हम लोग बात करें कि ऐसा कौन सा बजट होता है जहां पर जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, जो एक पहला साल है, प्रीवियस ईयर है, वहां पर हमें कोई भी डिटेल नहीं होती, व्हेन वी आर वी एम टू स्टार्ट विद समथिंग न्यू, यानी कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर डेटा इज 0,
हम प्रीवियस ईयर के डेटा को जीरो कंसिडर करके जब आगे की प्लानिंग करते हैं, राइट, ऐसे जो बजट हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। यानी अगर आप किसी चीज की बिल्कुल फ्रेश प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो जिसके लिए प्रीवियस ईयर का डेटा आपके पास है ही नहीं या फिर आप उसे जीरो मान के चल रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड एज जीरो बेस्ड बजट, जहां पर हम मान के चलते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो हमारे पास डेटा है हम उसे या तो कंसिडर नहीं करते या हम मानते हैं कि हमारे पास है नहीं और हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जहां पे आपके पास प्रीवियस बजट में क्या होगा, यू विल ऑलवेज चेक द प्रीवियस ईयर डेटा फॉर फोरकास्टिंग और बजटिंग, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जीरो बेस्ड बजट में होता ही ये कॉन्सेप्ट है कि हम ये मान के चलते हैं कि प्रीवियस ईयर में डेटा हमारे पास नहीं है। देन margin of safety considers which of the following? Now margin of safety is very important topic with respect to your JIB exam from module D. Marginal costing altogether ये chapter ही काफी important है, ठीक है। So marginal costing में this concept comes in the chapter altogether is very important. Fixed cost and variable cost, fixed cost and break even sale, estimated sale and break even sale, none of the above. यानी what is the formula of margin of safety? How do we calculate margin of safety? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी की लेट्स से सेल्स है, ठीक है, ये कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट है और ये कंपनी की एक्चुअल सेल है। अब यहाँ पे सेफ्टी कहाँ होगी, ये तो लॉस एरिया है, ये प्रॉफिट वाला एरिया है, ठीक है। तो बीईपी और एक्चुअल सेल के बीच में जो एरिया है उसे हम बोलते हैं दिस इज अ सेफ्टी एरिया। It's right. So it will be the difference between your actual budgeted sale minus break even sale. अब वो actual भी हो सकती है, budgeted भी हो सकती है। तो right answer क्या होगा, estimated sale, cost तो होगा ही नहीं, ठीक है। right answer क्या होगा, estimated sale या फिर actual sale minus your break even sale। तो वो safety wall हो गई ना, because anything beyond the break even point is profit, है ना। ये हमारा जो एरिया है this is a profit area, ठीक है। पीछे वाला जो एरिया है वो हमारा लॉस वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है दिस इज लॉस मेकिंग, ये वाला जो एरिया है दिस इज प्रॉफिट मेकिंग। तो दिस इज अ सेफ्टी वॉल, इसके अंदर जो भी अमाउंट आ रहा है वो हमारे लिए सेफ एरिया है। तो एनी पॉइंट बियॉन्ड ब्रेक इवन टू द एक्चुअल इज बेसिकली योर सेफ्टी मार्जिन और प्रॉफिट। देन which among the following name does not belong to marginal costing or is not same as the concept of marginal costing? Direct costing, variable costing, differential costing या फिर absorption costing, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि marginal costing से मैच नहीं करता? Now I told you कि marginal costing में cost is the most important component and not sales। दो तरीके की cost होती है हमारी, variable and fixed, ठीक है। दो तरीके की सेल्स को हम कंसिडर करके चलते, कॉस्ट को कंसिडर करके चलते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक नाम देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये बिलीव करके चलते हैं कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट आएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट, आप उसे अपोर्शन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एलोकेशन किया जाता है, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट। पर यूनिट के बेसिस पे एलोकेशन किया जाता है, राइट। सो मार्जिनल कॉस्टिंग को आप डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग का नाम दे सकते हैं, ये तीनों मार्जिनल कॉस्टिंग के ही नाम है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है। देन next one, the TCS collector must provide TCS certificate to buyer I'm sorry really sorry, the certificate is in form of जो TCS कलेक्ट करते हैं, सो TDS है और TCS है, तो जो हमारा TCS कलेक्ट किया जाता है ना, उस केस में जो कलेक्टर है यानी जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स को, उसे एक फॉर्म इशू करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट है टैक्स कलेक्शन का,
ये कौन सा नंबर है? इज इट फॉर्म 27D, इज इट 26A, 29S या फिर नन ऑफ दीज? Now, the right answer is 27D. Now, ये जो फॉर्म है 27D, ये किससे रिलेटेड है? जब भी कोई टैक्स कलेक्टर, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, है ना, उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. ये किससे रिलेटेड है? परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड. कि भाई देखो, मैंने आपकी इनकम में से इतना टैक्स कलेक्ट करा है, ठीक है, परचेज आपने जब गुड्स करे हैं तो मैंने आपको इतना टैक्स कलेक्ट करा है, और उसकी जो डिटेल्स है उसको जो सबमिट करने पड़ेंगी, दैट विल बी इन योर फॉर्म 27D. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, which among the following income are not included in the computation of total income as per Income Tax Act? Number 1, agriculture income, gratuity income, amount received under travel commission, scholarship granted to meet the cost of education, sum received on voluntary retirement, payment from an approved superannuation fund. Which among the following income is not included in the computation of total income? May 2023 का क्वेश्चन है. तो इनकम जो कि इंक्लूड नहीं होती, these are given under section 10. There is a list of certain income जो कि टोटल इनकम की कंप्यूटेशन में ऐड नहीं की जाती, जिसमें से आपका एग्रीकल्चर इनकम है, जो पार्टनर होता है पार्टनरशिप फर्म में, है ना, उसकी जो इनकम है वो इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स नहीं होती, वो इनकम ऑफ द फर्म में जाएगी, सॉरी इंडिविजुअल बेसिस पे काउंट की जाएगी, इनकम ऑफ द फंड में काउंट नहीं की जाएगी. फिर ट्रैवल कमीशन, कंसेशन, या फिर आपको जो असिस्टेंस रिसीव हुई है बाय एनी इंडिविजुअल ऑन द पार्ट ऑफ LTC, दैट विल नॉट बी एडेड. ग्रेचुइटी रिसीव्ड, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो आपको पैसा मिल रहा है, या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस पे जो पैसा मिल रहा है, सुपर एनुएशन से मिल रहा है, स्कॉलरशिप ग्रांट की जा रही है, ऑल दीज आर नॉट काउंटेड अंडर योर total income. तो आंसर क्या होगा? All of the above. And this question is very important. It has been asked in May 2023 exam. May 2023 में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था. सिमिलरली टैक्सेशन से डिडक्शन का एक और क्वेश्चन था जो हमने कल किया था, जो May 2023 एग्जाम में पूछा गया था. नेक्स्ट वन, एट द ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट या फिर सेल्स. At break even point contribution will be equal to, contribution किसके इक्वल होगा? Now BP क्या था? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. कैसे निकाला था हमने? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट will give us EBIT, करेक्ट. एंड दिस वुड बी द पॉइंट जहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट हमें बराबर चाहिए. तो अगर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट हमें बराबर चाहिए, यानी हमारा EBIT 0 हो गया, करेक्ट. तो यहां पे अगर 0 है तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर, तभी 0 आएगा ना. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? जहां पर आपका एबिट 0 आ रहा है, अर्निंग्स जो है आपकी 0 आ रही है, देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस. प्रॉफिट होता तो ये ज्यादा हो जाता, अगर लॉस होता तो ये नेगेटिव में होता. लेकिन अगर बराबर है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, और 0 करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? द कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट, करेक्ट. तो ब्रेक इवन पॉइंट पे कॉन्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा, तभी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा. ठीक है. देन a company proposes to introduce a new product in the market. The company wants to maintain PV ratio at 25%. If the variable cost of the product is 300, what will be the selling price? आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस. पीवी रेशो आपको कितना दिया हुआ है? पीवी रेशो क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100.
ठीक है, कंपनी ने अपना पीवी रेशियो दिया हुआ है दैट इज 25%, 0.25। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अगर वेरिएबल कॉस्ट 300 है, ठीक है, तो उस केस में हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। पीवी रेशियो हमें 0.25% दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। नाउ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स होगा, ठीक है। अब सेल्स तो x है, सो 0.25 इज इक्वल टू x माइनस कितना है 300 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है, दिस विल बी 0.25x x माइनस 300, ठीक है। अब अगर हम इधर उधर कैलकुलेशन करें तो 0.75 आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 0.75, आपका प्राइस हो गया कितना। मैं अगर x को यहां पे लेके जाऊंगी दिस इज पॉइंट, दिस विल बी 300, तो ये माइनस माइनस तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0.75 x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 0.75 दैट इज ₹400, ठीक है। तो प्राइस कितना हो जाएगा 400। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। आपको देखो ना कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा ओपन कर दिया, इंस्टेड ऑफ जस्ट यू फाइंडिंग द कंट्रीब्यूशन वी सेड इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्यों करा, बिकॉज हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है 300 रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट वन, what is the primary characteristics of performance budgeting as per the National Institute of Bank Management Mumbai? It solely emphasizes the profit motive of an organization. Performance budgeting is mostly concerned with the allocation of resources. It stresses on the performance of every unit of the organization, reflecting both the input of resources and the output of services. It avoids the preparation of periodic performance report. Now performance का मतलब क्या होता है, output, राइट, हाउ डिड यू परफॉर्म्ड इट, है ना, कैसा आपने करा। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो दो परफॉर्मेंस बजट विल ऑलवेज फोकस ऑन दी आउटपुट, क्या आपने रिफ्लेक्ट करा, इनपुट आउटपुट के रिलेशन के बारे में बात करेगा। परफॉर्मेंस इज व्हाट, कंपेयरिंग, जैसे हम बोलते हैं ना इसकी परफॉर्मेंस उसके परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छी थी, तो वो हम कैसे निकालते हैं, बाय डूइंग द कंपैरिजन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो परफॉर्मेंस बजट भी इससे ही रिलेटेड होगा। तो अगर हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे जाएं तो वो डिफाइन करता है कि भाई परफॉर्मेंस बजट इज बेसिकली द टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग, राइट, या फिर आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस जो हमें बोला गया था ऑफ अ जॉब एंड व्हाट वी हैव अचीव्ड, राइट। सो परफॉर्मेंस बजट क्या करेगा, इट इज बेसिकली इन्वॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड बजटेड, ठीक है। सो इट स्ट्रेसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिफ्लेक्टिंग बोथ द इनपुट ऑफ रिसोर्सेज एंड आउटपुट ऑफ रिसोर्सेज। यानी ये क्या करता है, जो हमारा इनपुट और आउटपुट है उसका कंपैरिजन करता है, ठीक है, और फिर बताता है कि हम कहां पर पहुंच गए हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन एंड छवि एंड रीमा मैम हैव डेफिनेटली पार्टिसिपेटेड, करेक्ट। नाउ जल्दी से मुझे एक तो अपना स्कोर बता दीजिए, दूसरा
JIB का शपथ बैच इज नाउ अवेलेबल ऑन द स्टोर, यू कैन एनरोल इन दिस बैच, और आप इस बैच में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लासेस है वो 15 जनवरी से एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, तो आप इस बैच के अंदर एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। एनरोल करने के लिए और डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है कोड Y183 सो दैट यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो उस केस में आप यूज करें कोड Y183 और अड्डा 24/7 की ऐप से डाउनलोड करें। ऐप से डाउनलोड करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको ऐप से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं और उससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब ऑफिसर अड्डा 24।